ओके, सबसे पहले डिस्कस करा था हमने इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट, देन आफ्टर फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज रिटर्न डिस्कस कर लिया था, एवरेज रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड मीन रिटर्न। मीन रिटर्न एंड एवरेज रिटर्न बोथ आर सेम, ठीक है। अभी आज न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करवाना था हमारा। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन करा था, रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने वाला, हाउ टू कैलकुलेट रियल रिटर्न। वन प्लस, हाँ, 1+ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 1+ इन्फ्लेशन रेट होल माइनस में 1, ठीक है, ये डिस्कस करा था हमने। कैलकुलेटर कैरी कर रहे हो? कैलकुलेटर क्या था होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न? हंड्रेड, दैट मीन्स वेर एज P1 इज price at the end of the year and P0 is price at the beginning of the investment year. क्लियर? हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें रिटर्न में क्या मिलता है? अगर हम बॉन्ड या शेयर में करेंगे तो दोनों में अलग अलग रिटर्न मिलेगा, पैसा दोनों में मिलता है। बट अगर हम बॉन्ड में कर रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, अगर हम इक्विटी शेयर में कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस करते हैं तो। मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड, इधर हमें इंटरेस्ट मिलेगा या फिर डिविडेंड मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसके ना क्रक्स लिखना, मेन पार्ट। Mr. Mishra purchased a share of RTL Limited. Mr. Mishra purchased a share of RTL Limited rupees 950, हाँ 950 रुपये। He sold the share after receiving dividend income of rupees 50. He sold the share after receiving dividend income of rupees 50 at the end of 1 year. At the end of 1 year, at a price of rupees 1075. At a price of rupees 1075. Calculate his total return from the bond, शेयर लिख लो, सॉरी शेयर ही होगा, his total return from share also calculate how much he received in form of dividend and in form of capital gain, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन समझते हो आप? कि मैंने स्टॉक खरीदा 100 रुपये में और 1 साल के बाद 2 साल के बाद जितना भी टाइम मैंने होल्ड किया स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अभी 100 का खरीदा था, अभी 150 का हो गया। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 50 रुपये का, एंड दैट 50 रुपीज़ इज कैपिटल गेन। क्लियर है? इस क्वेश्चन में हमने बोला है कि मिस्टर मिश्रा जो है उसने आरटीएल लिमिटेड का शेयर खरीदा है। कितने का खरीदा है? प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दैट मीन्स कि जब उन्होंने शेयर परचेज किया तो बिगिनिंग में प्राइस कितना था? 950। दैट मीन्स कि P0 इज 950, एंड जब उन्होंने सेल आउट करा दैट मीन्स प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था? 1075। एंड इज ही रिसीविंग एनी डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन दैट आरटीएल लिमिटेड बॉन्ड? ओके, शेयर है इसलिए हमें डिविडेंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है डिविडेंड? देखो
सिंपली उन्होंने लास्ट में सबसे पहले तो बोला कि टोटल रिटर्न कैलकुलेट करो, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उसके बाद उसने क्या पूछा कि कितना डिविडेंड इनकम हुआ, कितना कैपिटल गेन हुआ। सिंपली फिसट की डिविडेंड 50 रुपये का होता है। क्या उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बता रखा है कि कितने ईयर्स होल्ड करा है? 1 साल ही करा है ना, दैट मीन्स कि एक ही बार 50 लेंगे। 2 साल करता तो 50 50 मल्टीप्लाई बाई 50 100 रुपीज़ डिविडेंड हो जाता, बिकॉज डिविडेंड इज 50 रुपीज़ पर ईयर। क्लियर। अभी इन्होंने पूछा कि कैपिटल गेन कितना हुआ, तो 950 से 1075 हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया आपको 125 कैपिटल गेन हो गया। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर्मूले पे निकालेंगे, 50 प्लस 1075 माइनस 950 अपॉन में 950 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज इसका कैलकुलेट कर दीजिए, कितना 18.42%। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन, नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। ठीक है, नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, हमने रिटर्न में एक क्वेश्चन करा था, याद है आपको, वो 2007 से लेकर 2015 वाला। ठीक है, एवरेज रिटर्न करा था। मैंने बोला था कि आप ज्योमेट्रिक मीन देख लेना एक बार। पढ़ा तुमने, होमवर्क में दिया था ना तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन? नहीं सर, क्या हो गया सर, क्यों नहीं पढ़ा? एक हफ्ता कम पड़ गया? फिर टाइम नहीं दे पाया? व्हाट वर यू डूइंग? कौन सा एग्जाम है? अच्छा, कौन सा चल रहा है तुम्हारा सीए में स्टेप? चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिटर्न का, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये डिस्कस करा था हमने? नहीं करा था ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्रोबेबिलिटी समझते हो आप? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? आपने स्टैट्स पढ़ा है, दैट मीन्स कि चांस कितना होता है किसी चीज़ का होने का ना होने का। ठीक, अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ कि कितना रिटर्न हमें हो सकता है, कितनी रिटर्न होने के चांसेस है। तो मैं इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 मल्टीप्लाई बाई R1। ठीक, वेयर एज P1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, R1 इज इक्वल टू रिटर्न। वाई आई हैव वेटेड P1, दैट मीन्स कि हमारे पास कई सारे रिटर्न हो सकते हैं। P1 मतलब पहले का रिटर्न के चांसेस कितने हैं, दूसरे रिटर्न के चांसेस जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम चेंज करते जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? P1 मल्टीप्लाई बाई R1। ठीक, बात समझ में आई? Shall we move on a question? ये लिख लें आपने।
धूप हो गई भाई, क्या बात है। हाँ, तीनों मार्केट कंडीशन आपने लिख ली, क्वेश्चन लिख लिया कंप्लीट, ठीक है। देखो हमारे पास ना 3 मार्केट कंडीशन है। मार्केट कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कभी जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद इन ए ईयर, फर्स्ट क्लास है तुम्हारी बेटा, विद इन ए ईयर डिफरेंट मार्केट कंडीशन हो, गुड, नॉर्मल, बैड। कभी मार्केट कंडीशन अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, नॉर्मल होगा तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होगा वो मिलेगा, मार्केट कंडीशन बैड होगा तो रिटर्न आपको कम मिलेगा, यही हो सकता है। तो तीनों मार्केट कंडीशन के प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स के चांसेस रिटर्न के अलग अलग होंगे, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में नेगेटिव में होगा या उससे कम होगा। जब भी प्रोबेबिलिटी का टोटल लगाओगे ना हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक फिगर मिसिंग कर दूँ यहाँ पे तब भी 1 आएगा, ठीक। तुमने कुछ गलत लिख लिया था, अच्छा पॉइंट नहीं दिख रहा है, आगे बैठ जाओ तुम। अगर पॉइंट देखो इनकेस ना ये परसेंटेज में गिवन होगा, अगर 40 30 30 गिवन होगा तो 100 होगा, नहीं है पॉइंट में गिवन है दैट मीन्स कि 1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और एक मिसिंग भी होगा तब भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। बोला है कि मार्केट कंडीशन जब अच्छा था तो 18% का रिटर्न हो रहा था और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.4। जब मार्केट कंडीशन नॉर्मल था तो 15% का रिटर्न हो रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.3। जब मार्केट कंडीशन बेकार था तो आपको नेगेटिव में रिटर्न हो रहा था, दैट मीन्स कि 5% का लॉस हो रहा था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 30% की या 0.3 की। अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला हमने निकाला था सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, P1 मल्टीप्लाई बाई R1, यही था। यहाँ पे हमारा रिटर्न कितना है 18%, हम कर सकते हैं क्या 18% मल्टीप्लाई बाई P1 कितना है 0.4 प्लस दूसरा कितना है 15% मल्टीप्लाई बाई 0.3 अगेन प्लस -5% मल्टीप्लाई बाई 0.3। ये कर दिया हमने, सबका टोटल लगा दिया, उसके बाद हमें रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आएगा रिटर्न, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, मोबाइल फ़ोन यूज कर सकते हैं आप। इस पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने का 5 मार्क्स का। आज तुम लेट कैसे हो गए भाई? सर बारिश हो रही है। कहाँ हो रही थी, बच्चे तो आए हुए हैं यार। सर अब इधर बारिश हो रही थी एक्चुअली, क्या और परीक्षा नहीं होगा। अच्छा अच्छा सर कोई वेट भी करवा देता है। अच्छा, टेन 10.2% ना। देखो हाँ हाँ बता दूंगा, ये एक बार नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। व्हाट डू यू थिंक विच टीचिंग मेथड इज मोर सुटेबल, प्रोजेक्टर और वाइट बोर्ड? प्रोजेक्टर, वाई सर? प्रोजेक्टर में मुझे लिखते हुए इजी नहीं होता मुझे न्यूमेरिकल्स ना। न्यूमेरिकल केस में फिर उसमें ये होगा कि मैं एक पीपीटी बना के ले आऊँगा जिसमें प्री सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, वो शो कर दूंगा, तो वो हैंड ऑन जो एक्सपीरियंस होता है ना नहीं आता है। या फिर अगर मेरे पास राइटिंग पैड हो, बट हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है ना, वी आर इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखो लास्ट क्लास वाला हमने एक बार रिवाइज करा था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड ऑल, एंड आई बिलीव यू आर क्लियर अबाउट होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। आज का हमने टॉपिक, जो पहला टॉपिक है एक्सपेक्टेड रिटर्न का। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है कि हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न होने के। जितनी भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके हमारे पास चांसेस होंगे, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी होगी कि उस रिटर्न के चांसेस कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें 3 मार्केट कंडीशन है, गुड, नॉर्मल, बैड। इन केस ऑफ गुड वी हैव रिटर्न 18% और उसका चांस कितना है 0.4 प्रोबेबिलिटी है उसका। इन केस ऑफ नॉर्मल 15%, उसकी प्रोबेबिलिटी है
0.3। इन केस ऑफ बैड 5% माइनस में है, दैट मीन्स कि लॉस है हमारा, गेन नहीं है। क्लियर है? उसके चांसेस, लॉस के चांसेस है 0.3। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आएगा ना वो 1 आएगा। क्लियर है? एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा P1 मल्टीप्लाई बाई R1। P1 इज रिटर्न प्रोबेबिलिटी 1 एंड R1 इज रिटर्न 1। क्लियर है? वैसे ही हमारे पास 3 है तो तीनों को करना पड़ेगा, सिग्मा है तो टोटल करना पड़ेगा। P1 हमने रिटर्न 1 पहला मल्टीप्लाई करा, 18 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी कितना था, R1 P1 4। उसके बाद अगर यहाँ आगे आता जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, P2 मल्टीप्लाई बाई रिटर्न 2, ऐसे आते जाएगा आगे। ठीक है? वैसे ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, 15% उसकी प्रोबेबिलिटी थी 3.3 ले लिया हमने। देन लॉस था हमारा -5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 अगेन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होकर आएगा एंड दैट इज 10.2%। परसेंट में निकालेंगे रिटर्न तो हमेशा परसेंट में निकालोगे ना। अगर नंबर में दिया हुआ है तो पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ लोग करते हैं ना, इसको परसेंट में नहीं मल्टीप्लाई करते, वो क्या करते हैं इसको न्यूमेरिक में लिख लेते हैं। न्यूमेरिक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 18% का डिवाइड कर देंगे बाई 100, 0.18 हो जाएगा, है ना। फिर आप सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये भी पॉइंट में आएगा, तो आपको अगेन परसेंटेज में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट जो फाइनल आंसर है वो परसेंट में होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी ना इक्वल ले लूं कि सारे रिटर्न होने के चांसेस इक्वल हैं, अगर इक्वल चांस है रिटर्न होने के, दैट मीन्स कि 1/3 1/3 1/3 ये ले लो, या फिर 0.33 अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करो। अब कितना आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, 9.33%। ये क्लियर है सबको? आपका आया इतना 9.2 समथिंग आया है। वो रीज़न ये है कि क्योंकि आपने ना 0.33 लिया है, इन्होंने 1/3 लिया होगा, हो सकता है। जब आप 1/3 लेते हैं ना तो एग्जैक्ट आंसर आता है, जब 0.33 ले रहे हैं ना तो वो इन्फिनिटी तक 0.3333 जाते जाएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें पार्ट छूट रहा है। आंसर दोनों ठीक है। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर है सबको? इस पे एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का एग्जाम में, फॉर्मूला लिखते जाना सारा कुछ, क्योंकि आगे जाके ना बर्डन होते जाएगा फॉर्मूले का। नेक्स्ट पार्ट इज रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो समझते हैं क्या होता है? कई सारे फोटोग्राफ के पोर्टफोलियो बनाते हो, है ना। उधर क्या देख रहे हैं वो बनाता है पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो दैट मीन्स कि हम किसी चीज़ को एक साथ इकट्ठा करते हैं। मैंने बताया था कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। या बचपन में हमने सुना था कि एक खराब आलू सारे टोकरी के आलू को ख़राब कर देता है। ठीक है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के केस में होता है। और इन्वेस्टमेंट में हम ये भी बोलते हैं कि मोर द डाइवर्सिफिकेशन मोर द प्रॉफिट, यही होता है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हमारे पास ऑप्शन है कि सारा पैसा हम एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दें, या फिर हम उसको मल्टीपल्स जो है यूनिट बना दें, 10-10 हज़ार के 10 यूनिट बना दें और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। अगर मैंने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करा तो मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया। 10,000 मैंने IT सेक्टर में कर दिया, 10,000 एजुकेशनल फील्ड में कर दिया, 10,000 फार्मास्यूटिकल्स में, 10,000 ऑटोमोबाइल में, 10,000 रिन्यूएबल एनर्जी में, वैसे ही कई सारे सेक्टर्स में कर दिया। दैट मीन्स कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है। जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो आप लिस्ट खोलेंगे तो आपको पूरा पोर्टफोलियो दिखाई देगा कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा है। जब आप कई जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप लॉस को डाइवर्सिफाई कर देते हैं और प्रॉफिट के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं, है ना।
कोविड वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि सारे ऑटो सेक्टर्स डूब गए थे, बट एजुकेशन एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऊपर जा रहा था। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा होता, वो प्रॉफिटेबल होता। आज के टाइम में कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी का देख लो या रेलवे सेक्टर का देख लो, वो ऊपर जा रहा है। तो पोर्टफोलियो का फंडा समझ के ये जब हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम एक स्टॉक की रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इक्विटी शेयर के कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जब भी हम इक्विटी शेयर इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट कंडीशन वॉलेटाइल होता है, कभी अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कभी नॉर्मल रहेगा, ये हो सकता है। जब हम पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करते हैं तो हम कई सारे सिक्योरिटी की रिटर्न की बात करते हैं, ठीक। जैसे गूगल का मैं जाता हूँ, वहाँ पर एक फाइनेंशियल चीज़ है गूगल की, जैसे जो जिस में ऐड करते जाता हूँ, वो मेरा पोर्टफोलियो की तरह हो गया कि जो जो मैं अपने चूज़ करना फिर आगे मैं। हाँ, वो आपने लिस्ट बना लिया ना। हाँ ठीक है। फोटो का कोलाज समझते हो? हाँ वही है। ठीक है, आपको बताओ। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता था? मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। अभी हमने रिटर्न कैलकुलेट कर लिया है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला होगा वेट 1 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 1, आगे आता जाएगा, ठीक है। W का मतलब है वेट, वेट ऑफ द सिक्योरिटी। हाँ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। Proportion of fund invested in security I और security 1। एक चेयर भी खाली, तुम चेयर ले सकते हो। We have a rocking chair. We have 2 rocking chairs. हाँ, नहीं, एक अच्छा है, एक साफ है। सिक्योरिटी आई, सिक्योरिटी 1 तुम किसी नाम से लिख सकते हो। लिख लिया सबने फॉर्मूला? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखोगे? लिखो। जैसे हाँ चल रहा है। जैसे हमारे पास मार्केट कंडीशन थे 3, वैसे ही 3 मार्केट कंडीशन BBA FIA। हाँ, मार्केट कंडीशन है, 3 मार्केट कंडीशन लिखना। पहला टेबल बना लेना, जैसे गुड नॉर्मल बैड लिखा था ना, मार्केट कंडीशन पहला रिसेशन, रिसेशन समझते हो ना, जब बैड मार्केट कंडीशन हो, सेम थिंग है। दूसरा नॉर्मल, दूसरा मार्केट कंडीशन है नॉर्मल। और तीसरा मार्केट कंडीशन लिखना, एक मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं कि मार्केट बूम पे चली गई है ना, तो लिखना बूम। अब नेक्स्ट कॉलम बनाना प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट कॉलम अबाउट प्रोबेबिलिटी। इन केस ऑफ रिसेशन प्रोबेबिलिटी इज 0.2, इन केस ऑफ नॉर्मल मार्केट कंडीशन प्रोबेबिलिटी इज 0.5, इन केस ऑफ बूम प्रोबेबिलिटी इज 0.3, ठीक। नेक्स्ट कॉलम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी -20%, -20%, देन पॉजिटिव है सारा रिटर्न 25% एंड 35%। दैट मीन्स
इन केस ऑफ रिसेशन -20%, हाँ, इन केस ऑफ रिसेशन, in case of recession -20%, in case of normal 25%, in case of boom 35%. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बनाओगे आप, उसमें लिखोगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड। फर्स्ट कॉलम में हमने रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का लिखा था, सेकेंड कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड के केस में। इन केस ऑफ रिसेशन 10%, इन केस ऑफ नॉर्मल 12%, इन केस ऑफ बूम 15%, 15%। ठीक, बॉन्ड का रेट देखो, फ्लक्चुएशन जो है ना इक्विटी में बहुत ज़्यादा होता है और बॉन्ड में बहुत कम दिखाया है। ये तो क्वेश्चन है, सारे बॉन्ड के जो अभी हम बॉन्ड रेट पढ़ रहे हैं ना वो फिक्स रेट में पढ़ते हैं, लेकिन बॉन्ड के रेट भी फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल बॉन्ड भी होता है। तो ये क्वेश्चन में भी, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बूम के केस में कितना, सिर्फ 2% ही बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 10% का इंक्रीमेंट आ रहा है इक्विटी के केस में। दैट मीन्स कि ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा है, ज़्यादा रिस्क की इक्विटी। आगे इसके बाद लिखोगे फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बॉन्ड, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बॉन्ड। आगे सपोज एन इन्वेस्टर हैज ₹20,000 टू इन्वेस्ट, सपोज an investor has ₹20,000 to invest. He invests ₹14,000 in equity share. He invests ₹14,000 in equity share and the balance amount in bond. And the balance amount in bond. What will be the expected return? What will be the expected return of his portfolio? Of his portfolio. Look, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर बॉन्ड की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, P1 मल्टीप्लाई बाई R1। प्रोबेबिलिटी तो सब में सेम है, दोनों ही बॉन्ड एंड इक्विटी में प्रोबेबिलिटी सेम है, बट रिटर्न डिफर कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बॉन्ड इक्विटी की कैलकुलेट करो, हाँ हाँ वही वाला कितना आया, 19%। ठीक है, इक्विटी के केस में 19% है एंड बॉन्ड के केस में भी आप कैलकुलेट कर लो। हाँ, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड का जितना रिटर्न है। हाँ, बॉन्ड वाले सारे पॉजिटिव हैं। तो 12.5 12.5, ठीक है। सेम आया इतना ही, ठीक है। रिटर्न कैलकुलेट हो गया सारे बच्चों का, आप तीनों का हो गया, ठीक है, हो गया रिटर्न, सेम इतना ही आया है ना, ठीक।
ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना था इक्विटी एंड बॉन्ड का, वो हमने कर दिया है. नाउ द लास्ट पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न. व्हाट वाज द फॉर्मूला पोर्टफोलियो रिटर्न? सिग्मा वेट 1 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 1. क्वेश्चन सेट कि हमारे पास 20,000 टोटल अमाउंट अवेलेबल है, जिसमें से 14,000 इक्विटी पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिमेनिंग बॉन्ड पे. दैट मीन्स कि बॉन्ड पे हमने 6,000 इन्वेस्टमेंट करा होगा. 14,000 इक्विटी पे कर दिया, 6,000 बॉन्ड पे. इसका परसेंटेज बताओगे मुझे? 70%, 30%. मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 0.7, 0.3, टोटल 1 आ गया. ठीक, ये वेट आ गया हमारा. वेट 1 कितना है? W1 0.7. वेट 2 कितना है? 0.3. अगर हम पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है. तो कितना हो गया? वेट 1 कितना है? 0.7 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितना था इसका? 19 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 12.5. सो पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है, पोर्टफोलियो रिटर्न इज 17.05%. यस, क्लियर है ये सबको? पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे हमने कैलकुलेट करना है? ठीक है, कई बार आपको वेट कैलकुलेट करके दे देगा, यहाँ पे हमें वेट कैलकुलेट करना था. ठीक है, हाँ, टोटल अमाउंट है, बेस में वही रहेगा. फिर कितना प्रोपोर्शन कौन से शेयर में कराए? यहाँ पे 2 है, हो सकता है कि आगे चल के 3 शेयर भी आ जाए. 3 है ना, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बॉन्ड, 3 आ जाए हमारे पास. ठीक, बट हम जनरली ना फाइनेंशियल एसेट में गोल्ड को इंक्लूड नहीं करते हैं. वो रियल एसेट में आ जाता है. वो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड की बात कर रहा है, वो बॉन्ड में आता है, उसको फाइनेंशियल एसेट में इंक्लूड करते हैं. आपके पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड थोड़े देके जा रहे हैं वो यार. डिजिटल गोल्ड भी फिर फाइनेंशियल एसेट में आता है, इसमें नहीं आएगा. रियल एसेट में वही आएगा जो चीज़ टैंजिबल है. अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक इंटेंजिबल है, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? किसी टैंजिबल एसेट पे ही तो डिराइव हो रही है. टाटा के टेक्नोलॉजी की बात करो या टाटा ऑटो सेक्टर की बात करो. चलो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमने कर लिया था एंड हमने रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिटर्न. ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा होल्डिंग पीरियड की लिमिटेशंस. कोई बता सकता है कि होल्डिंग पीरियड की लिमिटेशंस क्या हैं? अगर हमारे पास 3-4 रिटर्न गिवन है और एक का लाइफ टाइम है 5 साल, एक का लाइफ है 10 साल, एक का मैच्योरिटी है 1 ईयर का, है ना, और डिफरेंट हमारे पास रिटर्न गिवन है. 5 साल वाले का रिटर्न गिवन है 20%, 1 ईयर का रिटर्न गिवन है 10%, 10 ईयर वाले का रिटर्न गिवन है 30%. आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? अगर सिर्फ रिटर्न हम देखेंगे तो दैट मीन्स कि 10 ईयर वाला, बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो 1 ईयर वाला ज़्यादा सूटेबल है. दैट मीन्स कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे P1 क्या होगा? P0 तो सबका सेम होगा, लेकिन यहाँ का P1 5 साल के बाद आ रहा है, यहाँ का P1 1 साल के बाद, यहाँ का P1 10 साल के बाद. बट लिमिटेशन क्या है कि ये जो टाइम है ना उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास पर एनम का रिटर्न गिवन हो तो हम चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना. होल्डिंग पीरियड रिटर्न से चूज़ करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सबकी होल्डिंग पीरियड अलग अलग होती है सारे रिटर्न्स की. क्लियर है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न, कि हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न से एनुअलाइज रिटर्न निकाल लें पर एनम कितना रिटर्न हो रहा है.
क्लियर है? अगर यहाँ पे पर एनम देखेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, एक्सपेक्टेड तो नॉर्मल मतलब अप्रॉक्स में 4% आएगा, पर एनम आ गया, दैट मीन्स कि ये वाला सुटेबल है। अगर जनरली देख रहे हैं तो 20% ये वाला सुटेबल दिख रहा है, एक लेमैन देखता है तो, ठीक है। तो इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न लिखो, इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न हाँ, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मैथमेटिक्स कितने बच्चों ने पढ़ी है क्लास 11th में? लॉग टेबल यूज करना जानते हो? लॉग, हाँ लॉग ना, हाँ, लॉग लॉग टेबल। अभी भी किया था स्टैट में, स्टैट में साइड वाली टेबल। अच्छा, अभी आते हैं उस पर। यूज करना नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। देखो मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी क्लास 12th में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, है ना? अच्छा, हाँ, कोविड था ना, अच्छा, ऊपर ऊपर से गई थी। नहीं करना चाहिए। देन ऑल्सो आई हैव कम्प्लीटेड बीकॉम ऑनर्स। हमारे टाइम में बीकॉम प्रोग्राम देने का ऑप्शन नहीं था, दे वर ओनली ऑफरिंग बीकॉम ऑनर्स। FYUP करके एक प्रोग्राम आया था, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो वी वर सेलेक्टेड इन FYUP, देन आफ्टर गवर्नमेंट कन्वर्टेड इनटू 3 ईयर्स ओनली। तो उस टाइम बीकॉम ऑनर्स ही दिया था सबको। जनरली बीकॉम ऑनर्स जिसके पास मैथमेटिक्स होती है उसको मिलता है, हम लोगों को मिल गया था। ठीक है, लिख लिया। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, क्या है, 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न 1 बाई पावर में 1 बाई टी। टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, अगर ईयर्स में हो -1। ठीक, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप इस पे। एन इन्वेस्टर who earn 50% return, an investor who earn 50% return over a period of 10 years, over a period of 10 years, calculate effective annualized return। इस पे जनरली ना न्यूमेरिकल आने के चांसेस 10% होता है, थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न होता क्या है। तो जब भी आप थ्योरी वाले क्वेश्चन बताएं और प्रैक्टिकल बेस्ड हो तो थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख के डिस्क्राइब कर दो। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछा कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, 50% का, और होल्डिंग पीरियड रिटर्न 50% रिटर्न वो कितने साल का है, 10 साल का है। आपको कितने ईयर्स का निकालना है, 1 साल, पर एनम का निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 50% एंड टाइम इज 10 ईयर्स। क्लियर है? 1 प्लस, यहाँ पे न्यूमेरिक में लिखेंगे तो हम इसको 0.5 लिख देंगे। ठीक है, टाइम 1/10 माइनस में 1। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, लॉग वाला टेबल चाहिए ना, मुझे तो नहीं आता ये सॉल्व करना। सीए कितने बच्चे कर रहे हैं? अच्छा, अकेले कर रहे हैं। वो 12 टाइम रूट वाला आता है तुम्हें फंडा? कैसे करोगे? हाँ, ठीक है, करो। कैलकुलेटर्स एक बच्चा लाया है बस। मोबाइल फ़ोन वाला कैलकुलेटर एक बार ट्राई करना, आई डोंट बिलीव कि वो काम करेगा। लिखना उसमें, फिर भी उससे नहीं होगा, वो लेंदी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, उससे करो, ट्रिक होता है वो, हम सीए में पढ़ते थे।
फाउंडेशन में पढ़ते थे। चलो इसको ऐड करेंगे, 1.5 आ गया। 1.5 के बाद 12 टाइम रूट्स, 12 टाइम रूट्स, 12 टाइम रूट्स। हाँ दबाओ उसको, प्रेस करो 12 टाइम, होता है ये फॉर्मूला। 12 टाइम रूट्स कर दिया। काउंटिंग याद रखना, काउंटिंग भूल जाते हैं हम, ठीक। उसके बाद -1, जितना आंसर आया इज इक्वल टू करके आंसर आ गया। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे कितना है 10, नंबर ऑफ ईयर 10 है, तो जो भी वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दो 10 से। बताऊंगा, अभी वो कर रहा है ना, कर लिया एक बार, कर दिया। उसमें +1 ऐड कर दो, ठीक। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करना, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, नहीं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन बात समझ में आई मेरी? या कैलकुलेटर लेके आ जाओ मैं बताऊं। ये लिखा है 1.5 हाँ रूट का है, प्रेस किया तुमने? हाँ सर, 12 बार 1.0009 आ था। 12 बार होगा। हाँ -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 10 10 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इतना आ गया। इसमें क्या करना है हमें, -1 कितना आ गया, ये आ गया। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100, 4.14 आई कैन से, क्योंकि 38 है, दैट इज द आंसर 4.13, ठीक है ना। इसको लॉग टेबल से कैसे लिखेंगे? लॉग टेबल का मुझे आइडिया नहीं है, बट लॉग टेबल से करते हैं, बट हम एग्जाम में लॉग टेबल दे नहीं पाएंगे ना सबको। वो नहीं, बैक साइड पे आंसर प्रिंट आउट आता है जिसमें अगर आएगा तो ठीक है, बट इसके चांसेस ही कम होते हैं, ठीक है। ठीक है। ये समझ में आया, मैं एक बार फिर से उसको बता दूंगा। देखो उसको कैलकुलेटर दे दो, नहीं मैं बता दूंगा, अब बैठ जाओ बैठ जाओ, वो दे देगा कैलकुलेटर। देखो मैंने बोला आप मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर लो। देखो सर आसान है, इसमें ना रूट अंडर रूट हो रहा है, इसमें रूट नहीं होगा। नहीं होगा, आईफोन में होगा, आईफोन में होगा, एंड्रॉयड में नहीं होगा। मैं सबको कैलकुलेटर से बता दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, 12 टाइम रूट लिख लो आप, 12 टाइम रूट, देन जो भी आंसर आएगा उसमें करना है -1, ठीक। उसके बाद डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 10 है, हो सकता है वो नंबर ऑफ ईयर 7 हो, नंबर ऑफ ईयर 4 हो, तब क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर ऐड करना है 1, उसमें ऐड करिए 1, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स। हाँ वो फिक्स है, वो 12 टाइम फिक्स है, बट चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ईयर। 1.01 नहीं तुमने कहीं गलत कर दिया, तुमने कहीं मिस्टेक कर दिया। इसका आंसर 4.13% आएगा, 13%। लुक अगर तुम्हें ना कोई और मेथड मिल जाता है तो तुम मुझे बताना। एज पर एज आई नो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट लगा, इजी है और बेस्ट है। हाँ लाओ एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, आ गया ना। लग रहा है। कितना आया, 1.4138 वही आया ना, उसमें अभी माइनस कर दोगे ये वाला 1, वाला ये वाला 1 माइनस करोगे, 0.0
क्योंकि हमने क्योंकि हमने इसको जो है न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया था, अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो आपका 4.13% आ जाएगा। एक बार पीछे वाले बच्चों को दे देना कैलकुलेटर, उनको बता दो एक बारी। आपने लिख लिया ना स्टेप्स, ठीक है, उस पर एक बार करके देखो आप। आपको समझ में आया ये? अगर वो फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आप स्टेप्स लिख लो आप, है ना, वो कर लेना स्टेप से। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। वी हैव टोटल 15 क्लासेस एंड वी हैव टोटल 4 यूनिट्स। तो डिवाइडेड बाय रूट 12 बार क्यों किया? मतलब हर अगर कोई वो फिक्स है, वो फिक्स है। 12 ही रहेंगे। हाँ, बस चेंज होगा, रीजन नहीं पता। अब जिन्होंने फॉर्मूला बनाया होगा उनको पता होगा। इसका फॉर्मूला लॉग का ही होगा कि उतने पे आता होगा, है ना। ये सीए फाउंडेशन में बताते थे, सीए फाउंडेशन में नहीं, इंटर में बताते थे। टाइम वैल्यू मनी का ही है वो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में थोड़ा सा अभी प्रेजेंट वैल्यू हम पढ़ेंगे आगे चल के। वैसे आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पढ़ा होगा एफएम में। अच्छा, जिन बच्चों का नहीं आया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेना या घर पे कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखना फिर ये लिखना। लिखो, एन इन्वेस्टर wants to invest, an investor wants to invest in a zero coupon bond, having face value of rupees 100, having face value of rupees 100, three different maturity period, bonds are available as follows, ठीक है। उसके नीचे ये टेबल बना लेना। टाइम ओरिजिन, मैं बताऊं एक बारी, ये 6 महीने के लिए बॉन्ड है, ये बॉन्ड बी 1 ईयर के लिए, बॉन्ड सी 16 ईयर्स के लिए। नाउ प्राइस ऑफ बॉन्ड ए इज 97, प्राइस ऑफ बॉन्ड बी इज 95 एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड सी इज 22 रुपीज़। ये अमाउंट रुपीज़ में है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट आता है कि जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, कोई समझता है? जीरो इंटरेस्ट मिलता है, दैट मीन्स कि जो बॉन्ड होता है ना, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हमें क्या फ़ायदा होगा अगर जीरो इंटरेस्ट मिल रहा है? तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहेगा। बट जीरो कूपन बॉन्ड का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको मिलेगा, जब आप परचेज करेंगे तो वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा।
जब आप उसको वापस करेंगे उसको क्या बोलते हैं, रिडीम करवाने जाओगे या मैच्योरिटी पे जब आप बॉन्ड को वापस करोगे तब आपको पार वैल्यू मिलेगी। सपोज बॉन्ड की प्राइस थी पार वैल्यू 1000 रुपये, या फेस वैल्यू भी इसको हम बोलते हैं, पार वैल्यू फेस वैल्यू कुछ भी बोल सकते हैं। इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलना, तो मैं 5 साल के लिए क्यों होल्ड करूंगा? तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमें इशू होगा ना तो हो सकता है 700 रुपये देना पड़े इस बॉन्ड के लिए। जब 5 साल के बाद जब हम इसको वापस करेंगे तो हमें इसका फेस वैल्यू मिलेगा 1000 रुपये। तो वो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है या डिस्काउंटेड वैल्यू पे हमें मिला है वही हमारा फ़ायदा है। बात समझ में आ गई जीरो कूपन बॉन्ड की? अभी हमें सबका होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना होगा, तो सबका होल्डिंग पीरियड रिटर्न अलग अलग आएगा, ठीक है। तो कौन सा बेटर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबका HPR निकाल दो। इसमें HPR निकालोगे तो कोई भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट तो है नहीं, तो क्या करोगे, 97 है ना, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 100 होगी मैच्योरिटी पे, 100 है फेस वैल्यू, 100 है बॉन्ड की, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 97 और सॉरी P1 कितना है 97 है, हाँ P0 97, P1 तो बॉन्ड के एंड में फेस वैल्यू मिलेगा ना 100 सॉरी, हाँ कितना आ जाएगा होल्डिंग पीरियड, P0 97, P0 95 एंड P0 22, ठीक। P1 हर केस में 100 ही रहेगा क्योंकि जब भी रिडीम होगा वो रिडीम फेस वैल्यू पे ही होगा। फर्स्ट का होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आएगा, .09%। ऐसे ही सेकंड के केस में होल्डिंग पीरियड रिटर्न 5.26। थर्ड के केस में तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 22 रुपये से सीधा आपको 100 रुपये मिल रहा है। कितना आ जाएगा उसमें रिटर्न, 354 पक्का 354.5 354%, हाँ सर 0.5 ठीक है। अभी इसका ना इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करना होगा। उसका फॉर्मूला क्या था भाई इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न का, 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न पावर में 1/t -1, ये लिखा भी हुआ अभी, ठीक है। अगर पहले वाले का जब निकालोगे बॉन्ड ए का तो कितने महीनों का है, 6 महीनों का है, नो कितना परसेंट आया था 3.09%। इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, देखो वैसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तो डिवाइड बाय 100 है, बट आप करते करते इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हो। 0.0309 यही होगा ना, पावर में 1/t जो होता है हमेशा ईयर में होता था, यहाँ पे आधा साल है ना 6 महीना है तो हाफ ईयर है तो 0.5 हो जाएगा। अगर 0.5 है तो इसको 2 भी लिख सकते हैं क्या, है ना, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा -1, यही होगा। सॉल्व करके बताओ बॉन्ड ए का होल्डिंग पीरियड ईयर इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न कितना आ रहा है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, समझ आ रहा है ना तुम्हें। होल्डिंग पीरियड कितना है 3.09%। ये ऐसे है, हाँ तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हो, लिख सकते हो, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लिख सकते हो। हाँ तो फिर तो आराम से हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, कैसे बोला तुमने, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना तो जो पुराना वाला क्वेश्चन करा था हाँ सेम एक बार इस पे कर लो, हाँ अगर आ जाता है तो फिर ठीक है, ठीक है। नहीं आता है तो अगर 0 पॉइंट ये इस वाले क्वेश्चन में तो सीधा 2 है तो मल्टीप्लाई से करने में कितना जाएगा, इसमें तो सिंपल हो जाएगा, इसमें क्यों फॉर्मूला लगाओगे। हाँ मुझे कैसे हाँ हाँ सर 6.2 आएगा आंसर 6 पॉइंट 0. नहीं परसेंट में बता दो ना, 6.02 या 2 या 02,
27% ना। देखो इस सेकंड वाले केस में, बी वाले केस में तो करना ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ईयर का गिवन है, 1 साल का रिटर्न गिवन है और होल्डिंग पीरियड इफेक्टिव, ठीक है वो उसने बता दिया। और इन केस ऑफ बी में तो कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी 1 साल का गिवन है, अगर करोगे भी तो पावर में 1 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 26 सी वाले का कर लेना, वो लेंदी प्रोसेस है, करते जाओगे आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा उसका। आगे चलें। सो वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। रिटर्न के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न करा, एवरेज रिटर्न करा, मीन रिटर्न करा, है ना। उसके बाद रियल रेट ऑफ रिटर्न हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, देन पोर्टफोलियो रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न, ये सारा कुछ आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है रिस्क की बात करते हैं। रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क होता क्या है, थ्योरेटिकली मैं डीप में बाद में पढ़ाऊंगा। इसके बाद आया उतना आंसर? नहीं आया? वो कह रहा नहीं आया, तुम कह रहे हो आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, उसको करके बताना, आ जाता है तो अच्छी बात। किसका? नहीं उतना नहीं आएगा, कम आएगा, कहीं मिस्टेक हो रही होगी। रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, है ना। और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके लिए रिस्की है? टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, या किसी कंपनी के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? टाइम ड्यूरेशन भी है, एक बहुत ज़्यादा रिस्क है, मार्केट कंडीशन है, गवर्नमेंट सेक्टर के कंडीशंस है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो 9 पॉइंट, हाँ वही आएगा, हाँ वही आ रहा है, हाँ 9.92 ना, हाँ वही हो गया, राउंड फिगर में करके लिखोगे तो वही होगा, ठीक है। तो टोटल रिस्क को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है सर? जो सिस्टमैटिकली चलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाम है सिस्टमैटिक रिस्क बट वो उल्टा चलता है। दैट मीन्स कि ऐसे रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं उसको सिस्टमैटिक रिस्क कर सकते हैं, कहते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो है जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वो फैक्टर हमारे, लिखो मत इसको, अभी ये नहीं करवा रहा हूँ मैं, टोटल रिस्क करवाऊंगा न्यूमेरिकल, उसके बाद थ्योरेटिकल पे आऊँगा, ओवरव्यू दे रहा हूँ बस मैं। दैट मीन्स कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। आई कैन से कंट्रोल हम किसको कर सकते हैं? जो इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो कभी भी कोई कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी इंटरनल फैक्टर है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं या जिसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, और जिसको कंट्रोल या डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अगर भूलो कभी तो ये सोच लेना कि अपने नाम के अपोजिट चलते हैं ये, है ना। तो सिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जैसे मार्केट कंडीशन, मार्केट डिमांड आपके कंट्रोल में है? नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी आपके कंट्रोल में है? नहीं है। एक्सचेंज रिस्क आपके कंट्रोल में है? नहीं है। डॉलर के बदले में इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या किसी इंडिविजुअल के कंट्रोल में या कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे? सिस्टमैटिक। अगर बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं, फाइनेंशियल रिस्क कि हमें कहां से फाइनेंस करना चाहिए अपने नीड के लिए, इक्विटी से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो अनसिस्टमैटिक है। बिजनेस रिस्क की बात करें, लेबर टर्नओवर रेशियो कम हो रहा है, लेबर बहुत छोड़ के जा रही है, तो उनके क्या फैक्टर्स हैं? हो सकते हैं कि वेज रेट बढ़ाना पड़े, हम बढ़ा के उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। बात समझ में आई? तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो टोटल रिस्क होगा। टोटल रिस्क को डिनोट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन से। जब क्वेश्चन हमसे पूछे कि टोटल रिस्क कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? ठीक। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक नॉर्मल सीरीज में गिवन हो, उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको स्टैट्स में जो आता रहा होगा वो नॉर्मल सीरीज का आता रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रोबेबिलिटी सीरीज के आएंगे, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल सीरीज करवा रहा हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? टोटल रिस्क। और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोल दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का
स्क्वायर, है ना। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट है। सारा फॉर्मूला एक जगह लिख रहे हो ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे कुछ डिनोट करते थे, याद है आपको? लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, कब पढ़ा था? ये फॉर्मूला होता है। कहाँ? सर ऊपर ही फर्स्ट लाइन में रिटर्न रिटर्न सीरीज इज गिवन। इंग्लिश के टीचर मुझे बोलते तुम्हारी तरह हमेशा क्या लिखा है ये। ठीक है, सिग्मा आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड आर बार क्या है? मीन रिटर्न या एवरेज रिटर्न, आई कैन से एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कह लेते हैं कई बार। ठीक है, रिटर्न माइनस आर बार। अच्छा हो गया तुम्हें काउंट करने में ना, लिख दिया। हाँ, अभी इसका मीन रिटर्न निकालना होगा या मीन निकालना होगा तो क्या करोगे? रिटर्न का टोटल लगाओगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 10 है, डिवाइड कर दोगे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही होगा। इसका टोटल बता दो, सिग्मा आर का टोटल कितना होगा? कोई नेगेटिव में तो नहीं है? नहीं। 80 सर। 80? भूल गया तुम कुछ, भूल गया तुम कुछ। 90 होगा, ये कोई मिस कर दिया तुमने। हाँ सर ये यूज करते हो। 90 है, ठीक। अगर इसका मीन को डिनोट हम जनरली एक्स बार से करते थे, यहाँ पे रिटर्न है इसलिए मैं आर बार कह रहा हूँ, क्योंकि जिसको मैथ से डर लगता है वो एक्स बोलना चाहता है हमेशा, तो एक्स को हम आर बार ए बार कुछ भी बोल लो। तो आर बार कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? सिग्मा आर डिवाइड बाई एन, है ना। तो 90 कितना आ रहा है? 9 आएगा। आर बार इज इक्वल टू 9, ठीक। अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? आर 1 माइनस आर बार आर बार स्क्वायर भी कर ही लेते हैं, क्यों लेंदी प्रोसेस करनी चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 10 माइनस 9, 1 आया, 1 का 1, यहाँ पे कितना आया? 9। ऐसे सारे बताओ, माइनस कैसे आ जाएगा यार? सर यार तू गया तू पहले ये बात सर जो आप 8 माइनस 9 करके सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। क्लास 8 में हमने पढ़ा था ऐसा। यार स्क्वायर होता है टूट गया सर। कितना आया? सर 25 25। सर इसका तो 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। ये सर इसका 16 ये सर इसका 1 हाँ, सर इसका 4 16 सर इसका 4 सर इसका वही सेम 16, सर इसका 1, इसका 9। इसका 9 अब इसका टोटल लगा दोगे, हाँ सर लगा सिग्मा आर माइनस आर बार स्क्वायर का टोटल। सर 16 के बाद क्या लिखा है? 4
ये 74 सर 74, आप कुछ मिस कर दिया आपने, 74 है ना वही आना चाहिए 74 ही, ठीक है। माइनस 74 तो माइनस क्योंकि स्क्वायर है ओए यार 4 कितना आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविजन? कल क्या है भाई 7.4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2.7, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया इसलिए आप माइनस से बोल रहे हैं ठीक है तो स्क्वायर करके बोल रहा था तो बोल रहा है क्लियर है? मैं बेसिक का क्या भूल गया देखो IAPM या कोई भी सब्जेक्ट इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्टी वही आएगी जब तुम भूलते जाओगे। और वैसे भी इनकम टैक्स में बहुत सारे सिलेबस को हटा दिया है, PGBP जो तुम्हारा था उसमें से थ्योरी बच गई है। मेन पार्ट तुम्हारा पता है कौन सा बचा है? सैलरी वाला एंड कैपिटल गेन तो बहुत ज़्यादा नहीं, कैपिटल गेन से भी हटा दिया, हाउस प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकल पोर्शन सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन का तो प्रैक्टिकल थ्योरी ही बचा है यार, हटा दिया, अमेंड कर दिया, कर दिया। तुम देखना लेटेस्ट सिलेबस। आगे चलें, ये रिटर्न सीरीज वाला गिवन है, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने? इसमें क्या होगा? सिर्फ प्रोबेबिलिटी सिग्मा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय R माइनस आर बार के स्क्वायर, बस। हाँ, बताऊंगा क्यों नहीं करना, मैं बताऊंगा नहीं, तुम खुद समझ जाओगे क्वेश्चन देख के। आगे चलें? फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना क्या प्रोबेबिलिटी गिवन होगी या निकालना गिवन होगा? नहीं गिवन होगा तो तुम निकाल लेना, निकालने के लिए आएगा तो फिर 3-4 ही निकालने के लिए आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। पता है एन क्यों नहीं करा है? मैंने बोला मीन रिटर्न को हम एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? P1 मल्टीप्लाई बाई R1। तो P1 और R1 को मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न निकाल रहे हैं तो n की जरूरत क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। क्वेश्चन देखना एक बारी। पॉइंट में है भाई, ये दिख रहा है ना सबको? 0 लगा देता हूँ। सर आर बार आ गया 30 नहीं, तो सर 30 तो आएगा उसको आर बार हाँ सर 13 पक्का? देख लो। सर ये 30 तो आएगा अच्छा, मुझे नहीं पता। P1 मल्टीप्लाई बाई R1 यही होगा ना? सबका मल्टीप्लाई करा, कितना आया? सर इसका 2 2। अच्छा मैंने करा नहीं था सर तो तू कैसे बता रहे हो? माइनस बचाता सर सर 3 सर 5 अब बताओ कितना आ रहा है? सिग्मा P1 R1 एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना ये? कहाँ से भाई कहाँ से यार? ये बोल सर 5 3 8 5 5 10 20 13 तो 12 आया ना? मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ कोई बात डिवाइड नहीं, वही तो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न में तो डिवाइड करना नहीं होता है ना? ओके बात समझ में आई? एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मीन रिटर्न,
तो हम ऑलरेडी आर बार कैलकुलेट कर लिया ना 12, ओके तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के रेट के हिसाब से निकालेंगे या फिर रेट के उसमें रिटर्न के हिसाब से निकालोगे। हाँ तो सर 13 आएगा। तो हम प्रोबेबिलिटी सीरीज वाला कर रहे हैं ना, ओके दोनों का अलग आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है यहाँ पे। अभी क्या कर लेंगे हम, आर माइनस आर बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सबका टोटल कर लेंगे, वो रूट लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है हर एक का। बात समझ में आई है कैसे करा? ये तो समझ आ गया। यहाँ वाला ये वाला समझ आ गया P1 वाला। हाँ हाँ, आर कितना है 20 माइनस 12 8 64 मल्टीप्लाई बाई 0.1 6.4 पहले का। दूसरे का बताओ, ये समझ में आया आपको? हाँ, थर्ड का देखो माइनस में नहीं आएगा भाई। कितना आ रहा है? सर पहले 10 वाला कर लो सर, -1.2। माइनस कैसे है? ये पॉजिटिव आना चाहिए, माइनस में कैसे आएगा? सर नीचे वाला बोलो सर। ये कितना आ रहा है? -1.2 माइनस में नहीं आएगा, आएगा सर। स्क्वायर कर तो रहे हो आप। हाँ सॉरी 1.2 ही आएगा। ये थर्ड वाला करा है किसी ने कैलकुलेट? ये वाला लास्ट वाला पक्का सारे अमाउंट सही लिखे हैं? यार वो थर्ड वाला उतना कैसे आ गया 11? वो तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। -5 था ना, तो वो प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया। 57.8। हाँ, ये माइनस में है ना, और इसमें से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो उसका स्क्वायर करो 57.8। बाकी का ठीक है? टोटल कितना आ रहा है? 57.8 आएगा सर। ये इसका टोटल बताओ मुझे एक बार। ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। लास्ट वाले का कितना आ रहा है, किसने बताया है? 33.8 आ रहा है ना लास्ट वाले का। 33 पॉइंट आएगा। आप ऐसे कर रहे हो क्या, बिना कैलकुलेटर से कर रहे हो क्या आप लोग? पता है ऐसे बड़ा दुख होता है एग्जाम में, फिर घर आके कैलकुलेट करोगे ना, वाला पॉइंट छूट गया, पॉइंट इधर से इधर लग गया। अच्छा, टोटल 1.2 1.8 नहीं, वो तो वैसे ही 100 हो गया ना। 102 तो हो गया। हाँ, 1.6 1.8 57.8 1.2 एंड 33.8 101 अराउंड आएगा। कितना? 33.8 है लास्ट वाला। उतना ही लिखा मैंने, 101। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो √101। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है? 10.05 आई कैन से स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टोटल इसका परसेंटेज इतना है। टाइम है अभी हमारे पास? आधा घंटा है अभी, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एन इन्वेस्टर लिखो, एन इन्वेस्टर has an investor has a portfolio of 5 securities. An investor has a portfolio of 5 securities whose expected return, examination का question ही है, whose expected returns and amount invested are as follows. ठीक है, 5 सिक्योरिटी लिखना, सिक्योरिटी 1 2 3 4 5 ऐसे करके, अमाउंट नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट में लिखना सिक्योरिटी 1 2 3 4 करके 5 कॉलम बना लेना, एंड अमाउंट की बात करें फर्स्ट में लिखना अमाउंट 1.5 लाख, 1.5 लाख, सेकेंड सिक्योरिटी में वी हैव इन्वेस्टेड 2.5 लाख, थर्ड 3 lakhs, फोर्थ 1 lakh एंड फिफ्थ 2 lakh। ठीक है, रिटर्न का कॉलम बनाना, सिक्योरिटी 1 12%, रिटर्न मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिक्योरिटी 2 9%, सिक्योरिटी 3 15%, सिक्योरिटी 4 18%, सिक्योरिटी 5 14%। ठीक है, अभी तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑलरेडी गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। इट्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ 2019। मैं ट्राई करूंगा कि सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूं चैप्टर वाइज। कैसे करोगे, डिफिकल्ट आ गया क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का टोटल क्यों करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न? वेट 1 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 1, यही था। देन वो आगे बढ़ता जाएगा, वेट 2 रिटर्न 2 वेट 3, ऐसी ऐसी। हमारे पास टोटल कितना है, 5 सिक्योरिटीज हैं, तो 5 टाइम्स जाएगा। पांचों के एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेट ऑफ ऑल दी 5 सिक्योरिटीज। ठीक, अब वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले क्वेश्चन में तो सर बता दिया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, जिसको 2 पार्ट्स में कर रहा था, 20,000 में से 14,000 इक्विटी में और 6,000 बॉन्ड में। यहाँ पे नहीं बताया है, तो सबसे पहले आप सारे अमाउंट का टोटल कर लो, वो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उसके वेट निकाल लो। बात समझ में आई? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड की बात करें तो 5 सिक्योरिटी में आपने कितना कर दिया, पहले में 1.5 लाख, टोटल 10 लाख कर दिया ना। अब 10 लाख में से 1,50,000 रुपए सिक्योरिटी 1 में कर रहे हो, कितना हो गया 15%। दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15। मैं बता देता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है। टोटल अमाउंट हमने इन्वेस्ट कितना करा, ये 10 लाख। अगर हम वेट निकालें तो कैसे करेंगे, 1.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, दैट मीन्स परसेंट कितना आया 15%। इसको 0.15 बोल सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी? ठीक है, वैसे ही इसका कितना आया होगा 0.25, इसका 0.3 0.1 0.2, इनका टोटल करोगे तो 1 आ रहा है।
ठीक है, उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। पहला कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई 0.15 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 0.25 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 0.3 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 0.2, सबका टोटल कितना आ रहा है 13.15। सिंपल था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, ठीक है। लिखो, इन अ पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी, इन अ पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी रुपीज 2 lakh have been invested in asset X. In a portfolio of the company, rupees 2 lakh have been invested in asset A, which has an expected return of 8.5%, which has an expected return of 8.5%. Rupees 2,80,000, rupees 2,80,000 invested in asset Y, which has an expected return of 10.2%, which has an expected return of 10.2%, and rupees 3,20,000, you can also write down as 3.2 lakhs in asset Z, which has an expected return of 12%. You are required to calculate portfolio return. BCom Honors 2012. सेम उसमें सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, एक ही बात। कितना आ रहा है? ये लेना ओम, सबसे पहले सबका टोटल कर लेंगे एंड द टोटल विल बी 8 lakhs. 8 lakhs आ जाएगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड. देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट वेट ऑफ ऑल द 3 सिक्योरिटीज गिवन. ठीक है, हाँ. वेट कितना कितना आ रहा है 0.25 या फिर हाँ 35% एंड 40% 0.4. ठीक है, उसको रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ऑलरेडी गिवन, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा 10.495. ट्राई करोगे 3 डिजिट्स तक आप लिखो. हाँ, दूसरा टॉपिक करवाओ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? और हाँ, थक गए तो मैं, 15 मिनट आप बताओ. क्वेश्चन करवा लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम क्वेश्चन सुनना, उसके क्रक्स लिखना, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरेटिकली. ठीक. मिस्टर त्रिवेदी
हैज परचेज, इस ये वाला आ गया, पोर्टफोलियो रिटर्न सबका आ गया है ना, ठीक है। मिस्टर त्रिवेदी हैज परचेज एन इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 220 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020, दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट P0, सो P0 राइट डाउन, P0 इज 220. He sold the shares at a price of rupees 240 at the end of the year 2020, ठीक, that means कि P1 is 240 after receiving a dividend of rupees 2 from the share, 2 रुपये डिविडेंड उन्होंने रिसीव किया है. What is the holding period return on equity share, ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन यील्ड, डिविडेंड यील्ड निकालना है एंड कैपिटल गेन यील्ड निकालना है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है. हाउ मच इज द डिविडेंड यील्ड एंड कैपिटल गेन यील्ड. सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लेंगे. होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑब्लिक या फिर डिविडेंड गिवन होगा प्लस P1 माइनस P0 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है या डिविडेंड, ठीक है. कितना आ रहा है? 10% आएगा आई गेस. 10%, 18 कैसे निकाल दिया? अच्छा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका आया 10, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट पूछा डिविडेंड यील्ड, कि आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है. अगर सिर्फ डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि ओनली डिविडेंड रिटर्न. डिविडेंड कितने रुपए का था? 2 रुपये का था. तो हम डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है D1 मल्टीप्लाई बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है. तो डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है? 2 रुपये. अमाउंट इन्वेस्टर कितना था? 220 मल्टीप्लाई बाई 100. आप बता दो परसेंटेज में कितना आएगा? परसेंटेज में 0.90%, ठीक है, ठीक है. एंड कैपिटल गेन यील्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन यील्ड की बात करें इज इक्वल टू P1 माइनस P0 मल्टीप्लाई बाई P0 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होगा. तो कैपिटल गेन यील्ड कितना होगा? 20 रुपीज़ का गेन हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? अराउंड 9.09%, ठीक है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर ए हैड परचेज अ बॉन्ड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 800, दैट मीन्स कि P0 इज 800 विथ अ कूपन पेमेंट ऑफ रुपीज 150, ठीक है. कूपन पेमेंट इज बेसिकली इंटरेस्ट और डिविडेंड. कूपन जनरली इंटरेस्ट को बोलते हैं. मिस्टर ए हैड परचेज अ बॉन्ड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 800 विथ अ कूपन पेमेंट ऑफ रुपीज 150, ठीक है. ही सोल्ड इट, कूपन पेमेंट इंटरेस्ट होता है. ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 1000, 1000 का बेच दिया, दैट मीन्स कि P1 इज 1000. वॉट इज हिज होल्डिंग पीरियड रिटर्न? पहला क्वेश्चन है. दूसरा है इफ द बॉन्ड इज सोल्ड फॉर रुपीज 750 आफ्टर रिसीविंग कूपन पेमेंट, देन वॉट इज हिज होल्डिंग पीरियड रिटर्न? P0 800, फर्स्ट केस में P1 1000 एंड कूपन पेमेंट 150. सेकेंड केस में P1 इज चेंज टू 750, ठीक है. अभी आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है 43.75 इन केस ऑफ व्हेन बॉन्ड इज मैच्योरिंग एट रुपीज 1000 एंड 750. 12.5, ठीक है.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, लिखना है इसको पूरा। एन इन्वेस्टर, ये सबका आ गया ना लास्ट वाला क्वेश्चन? हाँ, लिखना एन इन्वेस्टर इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग जीरो कूपन बॉन्ड्स for the purpose of investment. The face value of bond is rupees 100. क्लियर है? फेस वैल्यू बॉन्ड की 100 है। फर्स्ट लिखना 6 month जीरो कूपन बॉन्ड अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 97। 1 year जीरो कूपन बॉन्ड अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ रुपीज 93। 4 year जीरो कूपन बॉन्ड अवेलेबल एट अ इशू प्राइस ऑफ रुपीज 88। ठीक है? एडवाइस द इन्वेस्टर, आपको एडवाइस करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एग्जाम का पैटर्न मैं बता रहा हूँ निकालने का। सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लेना, उसके बाद एक लाइन लिखना दैट देयर इज अ डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड, so we cannot advise on the basis of holding period return, so in this case we are required to calculate effective annualized return, है ना? उसके बाद आप इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न निकालोगे तो सबका पर एनम रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद आप एडवाइस करोगे जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा। यहाँ पे छोटा है, 4 साल का ही है, पहला वाला तो डायरेक्ट एक्सपायर हो जाएगा, दूसरे वाले में कुछ करना नहीं और तीसरा वाला सिर्फ 4 साल का है। आप कैलकुलेट कर लो और बताओ कौन सा एडवाइजेबल होगा। सबसे पहले तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना। तुमने जो फॉर्मूला करा है ना, बताया था, वैसा एक फॉर्मूला होता था, मेरे ग्रेजुएशन के नोटबुक्स में लिखे होंगे, मैं देखूंगा तो मैं बताऊंगा। नहीं, उसमें कुछ चेंजेज है, लेकिन देखूंगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, ऐसा कुछ होता तो था, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ना इसलिए। सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना, तीनों का कितना आ रहा है? पहले का 3.09%, राइट, 7.53, एंड थर्ड का तुम कुछ नोटबुक वगैरह कैरी नहीं करते? 13 पॉइंट समथिंग है, तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया। 88 है वो, 100 माइनस 88 अपॉन में 88 कितना आया? 13.64%। अभी इसका इफेक्टिव एनुअलाइज निकाल दो। फर्स्ट वाला तो स्क्वायर करना है, वो सिंपल है, लास्ट वाला ही सबसे थोड़ा सा है ट्रिकी। हाँ, क्योंकि ऑल द रिटर्न हैव डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स। आया क्या? फर्स्ट वाले का कितना आया EAR? So anyone have calculated? सेकेंड वाले का तो देखो भाई सेम होगा 7.53%, क्योंकि उसमें 1 ईयर का ऑलरेडी गिवन है। ठीक है? फर्स्ट वाले के केस में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो वो ऑलरेडी 2 हो जाएगा पावर में। ठीक है? क्लियर है ना सबको वो? तो कितना आ रहा है फर्स्ट वाले का रिटर्न? 1% में करेंगे तो 6.27% आ जाएगा।
6.27 आ रहा है सबका? वो ठीक है, हाँ हाँ, 2.8 कर लीजिए उसको। एंड सेकंड केस में 7.53 एंड थर्ड वाले में आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना एक बारी। तुम होमवर्क करके आए हो सारा जो दिया था तुम्हें? सबको दिया था। तुम लेट आए हो ना, तुमसे पूछना भूल गया मैं। देखो उसको याद है लेकिन उसने करा नहीं है। हाँ। कौन सी है तुम्हारी रेगुलर डिग्री? हाँ, उतना नहीं आ रहा है, मतलब बुक का आंसर कई बार गलत होता है, मैं रिलाई नहीं करता। तो 2-3 बच्चों का सेम आ जाएगा तो तुम मान लेना सही है तुम्हारा। मैं चेक करूँ एक बार? नहीं, ये वाले करो ना इससे। आपके पास भी कैलकुलेटर था ना? कैलकुलेटर से करो एक बारी 4 ईयर वाले का। ये चलो एक क्वेश्चन लिख लो, तब तक घर से कर लेना, ये वाला कर लेना। एक क्वेश्चन और लिख लो, 3 कॉलम बना लो। बैड, एवरेज, गुड। मार्केट कंडीशन का बनाना 3, बैड, एवरेज, गुड। नेक्स्ट बनाना प्रोबेबिलिटी का। वैसे तो 3.24% आया है, मुझे करना पड़ेगा एक बार। 3 मार्केट कंडीशन, एवरेज, बैड, एवरेज, गुड। देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.5, 0.4। रेट ऑफ रिटर्न 8%, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टी दैट मीन्स ऑन ट्रेजरी बिल 8%, वो छोड़ दो, ऑन टी लिख लो, उतना ही इंपॉर्टेंट है। 8%, 15%, 20%। लिख लिया आपने? मार्केट कंडीशन लिखा, बैड, एवरेज, गुड, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.5, 0.4। रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन टी 8%, 15% एंड 20%। ठीक है। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी टी। Find out the expected return and risk of security T. That means expected return P1 multiply by R1 and risk पूछा है, risk का मतलब होता है standard deviation and standard deviation denotes total risk। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हमारा यूनिट 1 अराउंड कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा। और क्वेश्चन लिखना है? चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना बाकी। अटेंडेंस का है ना देखना। भेजता हूँ ना, घर जाऊँगा तो आराम से भेज दूँगा यार। अभी और भी क्लासेस हैं, मुझे याद है, ग्रुप में भेज दूँगा मैं। हाँ मैंने भेजा तो था लास्ट टाइम नोट्स ग्रुप में। नहीं भाई, सब्जेक्ट का ग्रुप है। तुमने बताया? हाँ भाई। भाई तूने कुछ पूछा? अरे बस अभी रिकॉर्डिंग बंद करवाता हूँ फिर